हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार जो है विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान के जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम, तो जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है ना वो टाइलिन होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन होता है। और यह जो टाइलिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है यह अम्लीय होता है। इसकी अम्लता यह इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग जो है 6 से जो है 7 के बीच में होता है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है और यह जो टाइलिन एंजाइम होता है यह क्षारीय नहीं होता है, अम्लीय होता है। एक चीज समझ में आई। और देखिए जो पीएच हमारा पैमाना होता है ना, किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को जो निर्धारित करने वाला पैमाना होता है वो पीएच पैमाना होता है। हम पीएच पैमाने के द्वारा ही अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करते हैं। अगर किसी पदार्थ का जो है पीएच मान, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम आ रहा है तो 7 से कम है तो वो आपका अम्लीय होता है। और यदि वो जो है उसका मान पीएच मान 7 से ज़्यादा है, 7 से ग्रेटर आ रहा है तो ऐसे हालात में वो क्षारीय होता है। और यदि किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का यानी पीएच मान कहा जाए 7 के ठीक बराबर हो तो न पदार्थ अम्लीय होता है ना क्षारीय। जैसे आपका जो ब्लड होता है ना, आपको पता है कि जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है ना, उसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब 7 से ज़्यादा पीएच मान है रक्त का। तो इसी कारण से जो रक्त होता है वो आपका क्षारीय होता है। तो रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता जो होती है वह पीएच पैमाने के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो बात कर रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर के अंदर यदि कोई सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो आपका यकृत होता है जिसे लीवर कहा जाता है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। अब देखिए यकृत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपसे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि की बात करेगा तो वो ग्रंथि आपकी यकृत है यानी लीवर है। अब बात करते हैं आगे। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को रक्त में संचित रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि बॉडी के अंदर आवश्यकता से अधिक शर्करा या जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है या यूं कह लीजिए ग्लूकोज, तो बॉडी के अंदर आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को जो है क्या करता है, संचित करने का काम यदि कोई करता है तो आपका लीवर का काम है यकृत। तो यह भी पूछा गया है कि आवश्यकता से अधिक जो शर्करा होती है या कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस अंग में संचित होता है या कौन अंग उसको संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसे रिलीज करता है, तो आपका लीवर होता है यकृत। चलिए अगला है यकृत के अंदर फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह होता है। इस बात से क्या है, जैसा कि आपको जानते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक आपका जो होता है ये दो पदार्थ ऐसे हैं, फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्राम्बिन ऐसे दो पदार्थ हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। जैसे कहीं आपका कट गया है, कटने के बाद ब्लड बाहर हो रहा है तो जो ब्लड रुकने का काम करता है यही फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्राम्बिन नामक दो ये जो पदार्थ होते हैं, यह जो प्रोटीन होता है यह जाकर के वहाँ जो है रक्त को रोकने का काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है। तो यकृत के अंदर जो हमारा लीवर है उसी के अंदर फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है और साथ में संग्रह भी होता है। तो ये चीज याद रखना है कि शरीर का वो कौन सा अंग है जहां फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन का संग्रह एवं संश्लेषण दोनों होता है, तो आप बताएंगे यकृत के अंदर। चलिए बहुत बार पूछा गया, आगे भी क्वेश्चन है
कि यकृत में विटामिन ए, देखिए आप पूछा जाता है कि विटामिन ए एवं डी, लोहा एवं तांबा कहाँ संचित रहता है। यानी यूं कहा जाए कि विटामिन ए का, विटामिन डी का, आयरन का एवं तांबा का कहाँ पर जो है संश्लेषण होता है या कहाँ पे संचित होता है, तो यकृत के अंदर। यकृत क्या करता है कि अगर मान लीजिए बॉडी में विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो इस कमी को जो है आपका जो यकृत होता है वो पूरा करने का काम करता है। यानी यूं कहा जाए कि विटामिन ए का जो है यहाँ पे संचित रहती है, आवश्यकता से ज़्यादा हो या तो इसको ये बना भी सकता है, संश्लेषित भी करता है। तो यकृत में विटामिन ए, विटामिन डी, साथ में लोहा, आयरन, जैसा कि आपको पता है कि आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी जन्म लेती है, रक्ताल्पता नामक बीमारी होती है। और ठीक है ना, तो ये चीज़ आप जानते हैं। यानी रक्त के का एक बहुत बड़ा मतलब मेन पार्ट होता है आपका आयरन। तो लोहा एवं तांबा ये सारा निर्माण आपका यकृत में होता है। अब कहता है स्तनधारियों के भ्रूण में यकृत जो होता है। अब देखो जितने स्तनधारी वर्ग के जीव हैं, तो आपको पता है जितने स्तनधारी वर्ग का भ्रूण की बात कर रहा है, यानी जो भी स्तनी होते हैं उनमें जैसे ही भ्रूण बनता है तो भ्रूण में यकृत जो क्या का काम होता है कि RBCS यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। तो जितने स्तनधारी वर्ग के भ्रूण होते हैं ना, भ्रूण के में जो है जो यह लीवर होता है, यकृत होता है ना, यह जो है लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है। यानी भ्रूण के अंदर जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने का काम आपका किसका होता है? यकृत का होता है। चलिए ठीक है, यकृत जो है ना, ध्यान देना आप, हिपैरिन नामक मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी परीक्षा में पूछा गया है कि वह कौन सा पदार्थ होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर जो है रक्त को जमने नहीं देता। तो जो रक्त के अंदर जमने नहीं देता है वो पदार्थ जो होता है हिपैरिन। हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण भी जो है यकृत के द्वारा किया जाता है, जिसके जब ये यकृत यानी हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण आपका यकृत करता है, और यह हिपैरिन नामक पदार्थ ही जो है रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, वो अनवरत जो है बहती रहती हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा। देखिए, जो रक्त का आपको पता है कि रक्त का जो है बहुत ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए तो अधिकांश हिस्सा जो होता है, सर्वाधिक हिस्सा वो प्लाज्मा ही होता है, यानी प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में होता है। जो प्लाज्मा का प्रोटीन, यानी प्लाज्मा क्या है? रक्त का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है प्लाज्मा, और होता क्या है? वो प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। अब बात हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, जो मृतक लाल रक्त, देखिए जो हम आपको पता है कि लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल होता है, और उनका जीवन काल जो लाल रक्त कणिकाओं का होता है वो 120 दिन का होता है, फिर वो डेड हो जाती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मृतक लाल रक्त कणिकाएं यकृत द्वारा पित्त वर्णक में जो है विघटित कर देता है। यानी ध्यान देना, जो हमारा यकृत होता है ना, यह मृत लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं ना, इनको क्या करता है? पित्त वर्णक में जो है विघटित कर देने का काम करता है, और ये धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो उस पित्त वर्णक को क्या नाम है? बिलीरुबिन तथा बिलवर्डिन में क्या कर देता है? विघटित कर देता है। तो यह बिलोरुबिन तथा बिलवर्डिन क्या है? एक पित्तवर्णक है, एक पीले रंग का पित्तवर्णक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, और जिसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कौन? ये लाल रक्त कणिकाएं जब डेड होती है। तो मृतक लाल रक्त कणिकाएं जो है, कहा जा रहा है कि जो मृत लाल रक्त कणिकाएं हैं, इस जो ये लीवर के द्वारा जो है पित्तवर्णक में विघटित कर दी जाती है। चलिए, अब जरा ध्यान देंगे आप, जैसे हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ, जैसे आपके बॉडी में कोई हानिकारक बैक्टीरिया चल गए और उसके द्वारा जो है उत्पन्न कोई विषाक्त पदार्थ को, यानी हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न जो विषाक्त पदार्थ है उसको अविषाक्त पदार्थ में बदलने का काम कौन करता है? यह है आपका यकृत करता है। देखो आप, कितनी बहुत बड़ी बॉडी के अंदर यकृत की भूमिका होती है। मैंने जिन जिन क्वेश्चनों पर फोकस किया, ये सब के सब आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं।
यदि शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है। अगर बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, शर्करा की कमी हो गई, तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करके जो यकृत होता है उसको ग्लूकोज देने का काम, कार्बोहाइड्रेट देने का काम, शर्करा देने का काम करता है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए शरीर के अंदर कि अगर कोई दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है तो उस दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यह एक अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन एवं बहिस्रावी यानी नलिका युक्त दोनों ग्रंथि है। यानी जो हमारा पैंक्रियाज होता है यह नलिका विहीन एवं नलिका युक्त, या यूं कह सकते हैं अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथि हैं। और इस पैंक्रियाज से आपको पता है कि पैंक्रियाज के द्वारा जो है कुछ पूर्ण पाचक रस निकलते हैं, जैसे एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, बहुत सारे 4-5 एंजाइम जो प्रमुख हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी भोज्य पदार्थों को पूर्ण रूप से पचाने का काम करते हैं। तो यह पूर्ण पाचक एंजाइम रस जो निकलता है वह आपके इस पैंक्रियाज से ही निकलता है। यह अंतः एवं एक बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि होती है और अग्नाशय शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। और आपको पता है कि जो है इंसुलिन की कमी से जो है, अब ध्यान देना, और इसी पैंक्रियाज के द्वारा जो है आपको पता है कि इंसुलिन नामक जो है आपका जो है एक एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है उसको अवशोषित करने का काम कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज करता है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से आपको पता है कि मधुमेह नामक बीमारी जन्म लेती है और ये बहुत ही भयावह बीमारी है। तो ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि मधुमेह की जो बीमारी है, जो शुगर यानी जो डायबिटीज की बीमारी है, यह किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए अब देखो, बाल है, नख है तथा त्वचा में पाए जाने वाला जैसे बाल है, नाखून है, त्वचा है, तो बाल, नख तथा त्वचा में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है, तो उस प्रोटीन का नाम है उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वाद, ध्यान देना, स्वाद किस प्रकार की संवेदना है। तो जो स्वाद होता है ना, वो किस प्रकार की संवेदना बॉडी के अंदर होती है, तो वह एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक संवेदना है। जब बॉडी के अंदर कुछ रासायनिक, जैसे मान लीजिए अगर स्वाद का पता जो है हमें जिह्वा के द्वारा चलता है, तो जिह्वा जो होती है जिह्वा के द्वारा ही पता चलता है, लेकिन यह जो संवेदना है यह एक रासायनिक संवेदना है। जब कोई चीज़ आप खाते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीता, तो वो एक रासायनिक क्रिया के द्वारा बॉडी को फीलिंग होती है और तब पता चलता है। ठीक है, अब देखो ये बार बार पूछा गया कि जीभ के किस भाग से खट्टे का ज्ञान होता है, तो आइए हम आपको जो है यहाँ एक फिगर के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो है ये ज़्यादा बार आपसे पूछा गया है। तो अब जरा ध्यान देना है आप, ये मान लीजिए आपकी जिह्वा है, ठीक है, ये ऐसे आपका जिह्वा है, ठीक है, जिह्वा ये हो गई, तो जिह्वा का ये सबसे अग्रभाग हो गया। अब इसके बाद देखा जाए तो ये आधार हिस्सा हो गया। तो जो जिह्वा का सबसे आगे का हिस्सा होता है ना, जो जिह्वा का सबसे आगे वाला पार्ट है यानी शीर्ष जो होता है, यानी जिह्वा का जो शीर्ष होता है, इसके द्वारा मीठापन का स्वाद, यानी मीठापन का स्वाद कहाँ से पता चलेगा, जिह्वा के शीर्ष भाग से, जो आगे का हिस्सा है, ठीक है। और जिह्वा के जो पीछे का हिस्सा है, जिससे जिह्वा लगी है मुंह से, ये जो है आपका देखा जाए तो पश्च भाग है। तो जो पश्च भाग होता है, जो पीछे का भाग है, या जिसे आप कह सकते हैं आधार, तो जिह्वा का जो आधार होता है उसके द्वारा जो है कड़वा, अगर कड़वापन का स्वाद पता करना है तो आधार से पता चले, जिह्वा के आधार से। अब आपका मीठा का पता करना है तो कहाँ से चलेगा, शीर्ष से। अब बात आती है नमकीन की, तो ये देखिए शीर्ष से थोड़ा ऊपर, यानी ये दो भाग हैं। तो जो मीठा के आगे जो इस साइड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे आप पार्श्व कह सकते हैं, इसे पार्श्व हिस्सा बोल सकते हैं, पार्श्व। तो इसके द्वारा, इस हिस्से के द्वारा, पार्श्व हिस्से के द्वारा जो है ज्ञान होता है नमकीन का। तो ये नमकीन पता चलेगा, और नमकीन वाले हिस्से के ऊपर जाएंगे तो खट्टा का ज्ञान होता है, और इस खट्टा को कहते हैं, आधार के बाद जो जीव होती है उसे पार्श्व भाग। तो ठीक है, तो देखिए आधार हिस्सा है यानी आधार भाग, आधार ये है शीर्ष भाग, तो शीर्ष के द्वारा जो है आगे की जो जीभ होती है उससे मीठा का
पीछे का जो हिस्सा जहाँ से जुड़ा है आधार वो कड़वा का, और जैसे मीठा के जो पीछे का हिस्सा है पार्श्व वाला वो आपका जो है नमकीन का ज्ञान कराएगा। और ये देखा जाए पश्च भाग एवं नमकीन वाला जो हिस्सा यह भी देखा जाए तो पार्श्व ही होता है। तो आपको जब भी परीक्षा में आए कि पार्श्व जो है खट्टे का, जीभ के किस हिस्से से खट्टे का ज्ञान होता है तो पार्श्व भाग, ठीक है, जीवा का आगे वाला हिस्सा, उसके बाद नमकीन, फिर पार्श्व से आपका जो है खट्टे का ज्ञान, फिर कड़वा का ज्ञान आधार से। चलो ठीक है, समझ पाए होंगे। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला, तो देखो जो आंख होती है, पहली बात तो देखिए मानव की जो आंख है और उसमें जो पाया जाने वाला जो प्राकृतिक लेंस होता है वो सबसे पहली बात तो उत्तल लेंस होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। और जो आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, वास्तविक बनता है बट उल्टा बनता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है उसे सीधा समझता है। और कहा जा रहा है कि नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग क्या है, तो आपका वो पुतली होता है। वो प्रकाश के प्रति जो है आप देखते हैं जैसे ही कोई लाइट आपके आंख पे पड़ती है तो पुतली होती है जो उसको जो है नियंत्रित करने का काम करती है, पलक का झपकाना और खुलना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो आंख के रेटिना पे बनता है। चलो, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, जैसे अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उस मनुष्य के जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखना है, अगर सेल्सियस पैमाना में है तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर वो फ़ारेनहाइट पैमाना में दिया गया है तो आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप देख रहे हैं आंख ट्रेकोमा, पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ट्रेकोमा रोग होता है वो जो है किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग की बीमारी है, तो ट्रेकोमा आंख की बीमारी है, यानी आंख के अंदर लालिमा हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेकोमा रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, आंख को। और यह भी पूछा गया है जो ट्रेकोमा है यह जीवाणु जनित बीमारी है कि विषाणु जनित बीमारी है, तो इसे आपको याद रखना है, यह वायरस डिजीज बीमारी है, यानी यह जो ट्रेकोमा है यह वायरस के द्वारा फैलता है। चलिए ठीक है। अब आपने सुना है एथलीट फुट नामक बीमारी, जैसे देखते हैं किसी व्यक्ति का जो पैर होता है वो हाथी के जैसा जो है दायां बायां कोई एक पैर पूरा फूल जाता है, तो उस पैर को कहा जाता है एथलीट फुट नामक बीमारी, यानी वो बहुत मोटा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है या दोनों में हो जाती है। तो यह जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किसके द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, बाह्य परजीवी द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कवक के द्वारा। और कवक के द्वारा दाद हो गया, खाज हो गया, खजुली हो गया, और जैसे ये सारी जो बीमारियां हैं यह भी बीमारियां कवक के द्वारा ही होती हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे कहता है सोरिएसिस, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि सोरिएसिस नामक जो बीमारी होती है वह किस अंग को प्रभावित करती है, या सोरियोसिस नामक बीमारी किस अंग में होती है, तो त्वचा में, त्वचा की स्किन के ऊपर जो है सोरियोसिस नामक बीमारी हो जाती है, तो ये आपकी त्वचा के ऊपर होने वाली बीमारी है। नाक से रुधिर का बहना, जैसे कभी कभी देखते हैं लोगों का बहुत जल्दी नाक से ब्लड आने लगता है, तो नाक से खून का बहना किस बीमारी के अंतर्गत आता है, तो वो है एपीटेक्सिस, यानी उस बीमारी का नाम पूछा गया है परीक्षा में, तो याद रखना है एपीटेक्सिस। एपीटेक्सिस नामक बीमारी जो है नाक से खून बहने को कहा जाता है, नाक से रुधिर का बहना वो बीमारी है आपकी एपीटेक्सिस। आगे आइए, एक बीमारी भी है जिसको कहा जाता है एनोइस्कीमा, ध्यान देना, एनोइस्कीमा बीमारी संबंधित है घ्राण संवेदना से, यानी देखिए घ्राण की जो संवेदना होती है वो नाक से पता चलती है, हम सूंघने का काम नाक से करते हैं। और आपको पता है शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आपकी आंख है, नाक है, कान है आपका, और जिह्वा है, और आपका जो है पूरी बाहर की जो स्किन है यानी बाह्य त्वचा। अगर इस पे बाह्य त्वचा पे कहीं से भी कोई अगर कोई स्पर्श करता है तो आपको पता चल जाता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या 5 संवेदी अंग है, जिसमें घ्राण अंग होता है यानी नाक है जिसके द्वारा सूंघने का काम। तो जब एनोस्कीमा नामक बीमारी आपके पास आ जाती है तो आपको सूंघने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है और आप सूंघ नहीं पाते। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि घ्राण संवेदना में कमी का आना किस बीमारी को दर्शाता है, तो एनोस्कीमा यानी एनोइस्कीमा, ठीक है। जैसा कि
कोरोना काल में भी देखा जा रहा था कि जिन लोगों के पास कोरोना होता था तो उनके पास जो है सूंघने की क्षमता, स्मेल करने की क्षमता उनकी जो है कम हो जाती थी, ठीक है, और टेस्ट भी नहीं आता था उनको जीभ से। चलो, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो देखिए जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से आपको पता है कि मधुमेह नामक बीमारी जन्म लेती है। और इंसुलिन है क्या एक तरह से? तो रासायनिक रूप से जो इंसुलिन होता है वो मेरे भाई प्रोटीन होता है, यानी वो प्रोटीन है। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? घेंघा है। आपको पता है कि आयोडीन युक्त नमक जो है नहीं खाने से जो है, जब आपके भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये घेंघा नामक बीमारी को जन्म देता है। अब देखिए, रक्तचाप के नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, ध्यान देना, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली यदि कोई ग्लैंड्स है तो उस ग्लैंड्स का नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि, या उसी को इंग्लिश में कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स। यानी जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है वही शरीर के अंदर रक्त दाब को, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करती है। और किस जो है आपकी ग्रंथि को जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। देखिए, ग्रंथि जो होती है, जो ग्लैंड्स होती है ना, उसके अंदर हार्मोन का, जैसे अधिवृक्क ग्रंथि है तो वो हार्मोन का स्राव करेगी। तो देखिए, ध्यान देना, सबसे पहले तो ये आता है कि जो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी जो मास्टर ग्लैंड होती है उस मास्टर ग्लैंड का नाम है, हिंदी में उसे कहते हैं आपकी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो ब्रेन यानी जो कपाल में स्थित होती है। तो सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्लैंड वही होती है। पूरे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो भी आपके हार्मोनल क्रियाएं हैं उनको सब जो है सारी, एक तरह से मास्टर ग्लैंड का मतलब सब ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि एक तरह से। तो मास्टर ग्रंथि कौन बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि को, उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है? तो मास्टर ग्रंथि का जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस स्थित कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर, ठीक है, ये चीज। और इसे पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथ। अब किस ग्रंथि को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है या भावावेगों का हार्मोन कहा जाता है? जैसे आदमी जो है एकदम बिल्कुल जो है पूरा आवेग में हो जाता है, तो जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है वह होती है एड्रीनल हार्मोन, जिसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। चलिए, समझ गए होंगे। अब देखिए, उपापचयिक दर को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि, तो देखिए जितनी भी बॉडी के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि है वो आपकी थायराइड ग्लैंड्स है, जो गले में पाई जाती है। और यह आयोडीन, जब थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड कहाँ स्थित होता है? गले के अंदर, तो ये ग्रंथि जो है गले में पाई जाती है, जिसे थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। भीमकायता किसके कारण? जैसे देखिए, आपने सुना होगा कि किसी भी बच्चे का सर बहुत बड़ा हो जाता है या उसका बॉडी जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है, जिसे कहा जाता है भीमकायता। तो भीमकायता किसके कारण होती है? तो आपको पता है वो जो सबकी ग्रंथि की जो मास्टर ग्लैंड है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अनियंत्रित सामर्थ्य से। जैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो मास्टर ग्रंथि है, आप उसके अंदर अगर जो हार्मोन है उसका अनियंत्रित रूप से जब स्राव हो जाता है, आवश्यकता से अधिक स्राव हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे के शरीर के अंदर भीमकायता का रूप ले लेता है। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अतिस्रावण से होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, तो यह पूछा गया कि मानव हृदय के अंदर कुल कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं, 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है, आपको पता है। और एक बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है। देखिए, जो आपको पता है कि हार्ट से निकलने वाली जो बहुत बड़ी, देखिए एक का नाम होता है महाधमनी। तो शरीर के अंदर जो पाए जाने वाली जो बहुत बड़ी धमनी होती है उसका क्या नाम है? तो महाधमनी। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, यानी जो है आपको पता है कि हृदय के द्वारा जो है आप फेफड़े से ऑक्सीजन ले करके ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता
है, जो रक्त होता है वही शुद्ध रक्त बोला जाता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को धमनी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जो आपका फेफड़े के पास पुनः आता है शुद्ध होने के लिए, यानी ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक बार जो है सुपर टेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका अपवाद दो है। एक होता है पल्मोनरी शिरा, तो शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा एक ऐसा शिरा है जहां पे शुद्ध रक्त बहता है। और वही हाल पल्मोनरी धमनी का है। जो पल्मोनरी धमनी होती है ना, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। जबकि आपको पता है कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। चलिए समझ गए होंगे, आप अच्छे से ये चीज पूछा गया था। अब देखिए, सामान्य मनुष्य के जो दिल की जो धड़कन होती है, जो पल्स रेट होता है, वो कितना होता है? 72 बार। एक सामान्य मनुष्य के जो दिल की धड़कन होती है वो 72 बार होती है। पल्स की दर जांच क्यों की जाती है? तो पल्स की दर की जो जांच की जाती है वो दिल के यानी हृदय की फंक्शनिंग को जानने के लिए की जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यहाँ देखो, पहली बात तो रक्तचाप मापी यंत्र का नाम पूछता है। तो देखिए, रक्तचाप मापी यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो पहली बात तो ये ध्यान देना है कि रक्तचाप मापी यंत्र का नाम क्या है? ब्लड प्रेशर मापी यंत्र का क्या नाम है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर उसका नाम होता है। और जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो देखिए, 120 से 80 होना चाहिए। यानी जो हाई होता है, जब उसको पंप करके प्रेशर दे करके ब्लड को देखते हैं, तो अप जो होना चाहिए वो 120 होना चाहिए और जो डाउन होना चाहिए वो आपका 80। तो कभी 80/120 भी दिया रहेगा, वो नहीं टिक करना है आपको 120, क्योंकि पहले अप देखा जाता है बाद में लो, यानी प्रेशर और प्लस उसका डाउन। तो 120/80 यम जो है पारा होता है, वो पारा ही तो चढ़ता है ना। उसके अंदर जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो पारा चढ़ता है। पहले हाई फिर लो देख लेते हैं। ब्लड का प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई 120, लो 80। चलो समझ गए आप। अब देखिए, रक्तचाप मापी यंत्र का नाम हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। बाकी परीक्षा में पूछा गया ब्लड क्या है। तो देखिए, जो ब्लड है ना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। पहली बात ध्यान देना है। रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पहली बात, रक्त कहा जाए चाहे लाल रक्त कणिका कहा जाए, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर के आसपास एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। जो ब्लड होता है वो क्या होता है आपका? वो क्षारीय होता है। अब देखिए, प्लाज्मा में द्रव की मात्रा, जो प्लाज्मा होता है जिसका मैंने निर्माण बताया कि प्लाज्मा एक पदार्थ है, एक प्रोटीन होता है जिसका निर्माण हमारा यकृत करता है। और जो प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना होता है? 90% होता है। अब बाकी जो है उसके अंदर कणिकाएं होती हैं, तो उसका 90% होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अब देखो, किसे आरबी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कहाँ पे उनको कहा जाए कि दफनाया जाता है डेड होने के बाद? तो आप याद रखना, प्लीहा के अंदर। तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो याद रखना, प्लीहा को कहा जाता है। अब देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो बॉडी के अंदर जो है, इसके द्वारा इम्यूनिटी का पता चलता है। WBC के द्वारा इम्यूनिटी का पता चलता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोगों से, बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है। और इसका मेन काम होता है कि शरीर के अंदर आने वाले हानिकारक जो भी जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका भक्षण
कर देना, उसको नष्ट कर देना, यानी एक तरह से इम्यूनिटी को जो है बनाए रखना। हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो मौजूद जो तत्व है वो आपका आयरन होता है, और इसकी कमी से कौन बीमारी हो जाती है? एनीमिया। और रक्त का रंग जो लाल होता है यह किसको वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, उसके वजह से होता है। अब जरा ध्यान देना, एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अब आपको पता है कि ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो आपका ब्लड ग्रुप 4 होता है, लेकिन खास करके 2 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो हमेशा पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप ओ, देखिए ओ जो है सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, यानी सर्वदाता यानी जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो सभी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, और ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो सभी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है, यानी ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता ब्लड बोला जाता है। तो ये बार बार पूछा गया, ध्यान देना है परीक्षा में आपको। तो ये रहा ए बी आपका ओ जो है आपका सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास जो है कुछ विशेष क्वेश्चनों पे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे उन पर मैंने डिस्कस करने का काम किया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने जो है दोस्तों, साथियों या आपके जो भी शुभ चिंतक लोग हैं जिन्हें आप अच्छा देखना चाहते हैं उनको ज़रूर दोस्तों आप शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।